गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने लेक्चर में देखा था कि जो कैम्बियम सेल होती है उस कैम्बियम सेल में किस प्रकार से डिविजन्स होते हैं, विभाजन होते हैं और कैसे उससे जाइलम और फ्लोएम की सेल्स का निर्माण होता है या जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैम्बियम की क्रियाशीलता की। एंधा की क्रियाशीलता। जो कैम्बियम होती है, इस कैम्बियम की जो क्रियाशीलता होती है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही कारकों पर निर्भर होती है। इंटरनल कारक तो ये होते हैं कि प्लांट्स मोनोकॉट है या डाइकॉट है या एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है, उसका जीनी संगठन कैसा है, तो ये सारी चीजें तो इंटरनल होती हैं जो पादप के खुद के ऊपर ही डिपेंड होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल कारकों की। जो बाह्य कारक होते हैं, जो वातावरणीय कारक होते हैं, तो ये वातावरणीय कारक यहाँ कैम्बियम की क्रियाशीलता को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ जो उष्णकटिबंधीय पादप होते हैं या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो इन क्षेत्रों में जो पादप पाए जाते हैं, इनके अंदर जो वार्षिक वलय है, एक बार जिस वार्षिक वलय का निर्माण हो जाता है या फिर कहें कि कैम्बियम, क्योंकि कैम्बियम से ही होता है वार्षिक वलय का निर्माण। जो कैम्बियम रिंग होती है, जो कैम्बियम की रिंग होती है, इस कैम्बियम रिंग की सक्रियता, ये सक्रियता पूरे साल रहती है। एक बार कैम्बियम रिंग का निर्माण हो गया तो एक बार कैम्बियम रिंग का निर्माण होने के बाद में ये रिंग पूरे साल एक्टिव रहेगी और पूरे साल में केवल एक ही वार्षिक वलय का निर्माण होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जैसे समुद्र तटवर्ती एरिया है, समुद्र के आसपास का एरिया है, यहाँ जो मौसम होता है, ये मौसम क्या होता है? वर्ष भर समान होता है। जब यहाँ मौसम वर्ष भर समान होता है तो यहाँ पर मैंने जिस वक्त आपको फ्लोएम पढ़ाया था उस वक्त आपको बताया था कि फ्लोएम में कैलोज पैड पाए जाते हैं। ये कैलोज पैड विपरीत परिस्थितियों में पादप की सुरक्षा करते हैं। तो जैसे ही अधिक सर्दी का मौसम आता है तो अधिक सर्दी के मौसम में या पतझड़ के टाइम पर कैलोज पैड का निर्माण हो जाता है। कैलोज पैड क्या कर देता है? जो छिद्र होते हैं उनको रोक देता है। तो उस समय यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? घट जाती हैं और घटने की वजह से यहाँ पर जो रिंग बनती है वो रिंग कैसी हो जाती है? कम डार्क रहती है, हल्के रंग की होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब यहाँ ऐसा कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं आती हैं, मौसम पूरे साल समान रहता है, तो यहाँ पर एक बार जो कैम्बियम बन गई वो कैम्बियम पूरे साल एक्टिव रहेगी और प्लांट में एक ही रिंग का निर्माण होगा। जो उपोष्णकटिबंधीय होते हैं या उपोष्णकटिबंध होते हैं, यहां जो मौसम होता है वो मौसम कैसा होता है? परिवर्तनशील। यहाँ परिवर्तनशील मौसम होता है, जैसे अपने यहाँ गर्मी सर्दी बरसात। तो यहाँ पर गर्मी सर्दी बरसात होती है, हर 4 महीने में मौसम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जहाँ मौसम परिवर्तनशील होता है वहां पर जो कैम्बियम होती है ये कैम्बियम प्रभावित होती है। अभी बताया था मैंने कि जैसे ही शरद का मौसम आएगा या पतझड़ का मौसम आएगा तो इस शरद के और पतझड़ के मौसम में फ्लोएम में कैलोज पैड बन जाते हैं।
कैलोज पैड बन जाते हैं तो कैम्बियम की जो सक्रियता है वो सक्रियता क्या हो जाती है, कम। रिंग का निर्माण तो होगा, लेकिन कैसी होगी रिंग, हल्के रंग की। शरद के पतझड़ के बाद में जैसे यहां पर बसंत का मौसम आता है, बसंत के समय कैलोज पैड हटेगा, कैलोज पैड हटेगा तो यहां पर कैम्बियम की जो क्रियाशीलता है वापस से क्या हो जाएगी, अधिक, क्योंकि कैलोज पैड हट गया, जो खाद्य पदार्थ हैं वो पूर्ण रूप से उनका मिश्रण हो रहा है, वितरण हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी सक्रियता बढ़ जाएगी और यहाँ वापस से रिंग का निर्माण होगा। और ये रिंग कैसी होगी, गहरे रंग की। ये रिंग गहरे रंग की होती है। तो जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, एक रिंग तो स्टेम बनती है और एक रिंग स्टेम बनती है। तो एक साल में यहाँ पर 2 रिंग का निर्माण होता है। एक रिंग हल्के रंग की होती है और एक रिंग गहरे रंग की होती है। तो जो उपोष्णकटिबंधीय प्लांट्स होते हैं, यहाँ जो पादप पाए जाते हैं, उनके अंदर साल भर में 2 यहाँ पर रिंग का निर्माण हो जाता है, 2 कैम्बियम रिंग यहाँ पर निर्मित होती हैं। तो यहाँ डेंड्रोक्रोनोलॉजी से हम पादप की आयु का पता बता सकते हैं कि प्लांट्स कितनी आयु का है, कितना पुराना है। तो यहाँ पादप की जो एज का निर्धारण करते हैं, हम एज को बताते हैं, वो जो ये रिंग बन रही हैं, इन रिंग के आधार पर ही बताते हैं। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर अगर हम एक कार्ड निकालें सेंटर से लेकर के बाहर तक की, जैसे ये प्लांट का स्टेम है और ये सेंटर पार्ट है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो कार्ड निकालेंगे, इसमें भी रिंग प्रेजेंट होंगी। तो इस कार्ड में हम रिंग को गिन करके पादप की आयु बता सकते हैं। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केवल गहरी रिंग को गिना जाता है और यहाँ रिंग पूरे साल में एक ही बनती है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिंग फिर भी क्लियर नहीं होती है, क्योंकि क्लियर तब होती जब यहाँ मौसम परिवर्तन होता, और ऐसा यहाँ पर कुछ होता नहीं है। तो पादप की आयु को हम कैम्बियम की रिंग के आधार पर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि को हम कहाँ पढ़ेंगे, डाइकॉट प्लांट में, मोनोकॉट में तो होती नहीं है, या फिर जिम्नोस्पर्म में। कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। तो यहाँ पर जो द्वितीयक वृद्धि हम मेनली यहाँ डाइकॉट की पढ़ेंगे। तो यहाँ जो डाइकॉट के अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो पहले ये देखें कि डाइकॉट के अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं। काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, कई लेक्चर में पढ़ लिया हमने। तो डाइकॉट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, ओपन, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और रिंग में। तो यहाँ पर ओपन, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और रिंग में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल होते हैं, जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये प्राइमरी वेस्कुलर बंडलों के अंदर किस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं,
क्योंकि यहां इन्हीं प्राइमरी वेस्कुलर बंडलों में परिवर्तन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ में जो इनके मध्य में कैम्बियम प्रेजेंट है, ओपन प्रकार के तो कैम्बियम प्रेजेंट है, तो कैम्बियम एक्टिव होगी और एक्टिव होकर के यहाँ पर एक रिंग का निर्माण करेगी। यहाँ फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों ही एक्टिव होकर के रिंग का निर्माण करती हैं और प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि यहाँ प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ कितने प्रकार की होती है या किस प्रकार की होती है, किस किस प्रकार की होती है। और ये जो ग्रोथ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये ग्रोथ प्राइमरी वेस्कुलर बंडल यहाँ पर किस प्रकार से प्रेजेंट हैं, इनके आधार पर यहाँ देख रहे हैं कि प्राइमरी वेस्कुलर बंडल किस प्रकार से प्रेजेंट है और साथ ही उनके अंदर किस प्रकार की यहाँ पर रिंग का निर्माण हो रहा है। तो देखते हैं हम यहाँ प्राइमरी वेस्कुलर बंडलों की व्यवस्था के आधार पर जो सेकेंडरी ग्रोथ के प्रकार हैं वो 3 प्रकार है। 3 प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। फर्स्ट, जब प्राइमरी वेस्कुलर बंडल रिंग में उपस्थित है, रिंग में उपस्थित है। जहां प्राइमरी वेस्कुलर बंडल कंप्लीटली रिंग में उपस्थित हैं तो यहां पर जो पिथ रेज होती हैं वो पिथ रेज क्या होती है, कम मात्रा में, बहुत कम पाई जाती है। तो यहां जो मेनली रिंग का निर्माण होगा, इस रिंग का निर्माण किससे होगा, फेसिकुलर कैम्बियम से। पिथरेज बहुत कम है तो यहाँ पर जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो क्या होगी, मात्रा में बहुत कम होती है। तो मेनली यहाँ पर जो फेसिकुलर कैम्बियम है उसी से रिंग का निर्माण हो जाता है। दूसरा, यहाँ पिथरेज बहुत कम मात्रा में है तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी बहुत कम मात्रा में होगी, जैसे तंबाकू में। सेकंड, जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल है, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल हैं, ये अलग अलग और दूर दूर स्थित हैं। पहली बात तो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित हैं। जाइलम फिलोएम भी आपस में दूर है और यहाँ पर जाइलम फिलोएम के बीच में भी गैप है। तो यहाँ अक्षीय रूप से और अरीय रूप से दोनों प्रकार से यहाँ गैप है। तो जब यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में जो ये घेरा होता है, इस घेरे को कंप्लीटली किससे भर दिया जाएगा, जाइलम से और फिलोएम से। बाहर की तरफ फिलोएम और अंदर की ओर जाइलम। ये फिलोएम और ये जाइलम। तो यहां पर जब वेस्कुलर बंडल, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल इस प्रकार से होते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में जो घेरा होता है, इस घेरे में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फिलोएम इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ये बाहर की ओर होगा फिलोएम और जाइलम अंदर की ओर, कि इस पूरे घेरे को भर देंगे। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई और चीज यहां नहीं प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, थर्ड प्रकार के होते हैं जिनमें प्राइमरी वेस्कुलर बंडल अलग अलग उपस्थित होते हैं। जहां प्राइमरी वेस्कुलर बंडल अलग अलग उपस्थित हैं तो यहां क्या होगा कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, इस सेकेंडरी ग्रोथ से पहले यहां पर मान लिया ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है,
यहाँ वेस्कुलर बंडल उपस्थित है। कैसे हैं वेस्कुलर बंडल? अलग अलग है। तो यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम है वो कैम्बियम से टच है एक दूसरे से, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। तो यहाँ पर ये जब ग्रोथ होगी तो फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर के कंप्लीट रिंग का निर्माण कर लेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में जो फेसिकुलर कैम्बियम होती है, इस फेसिकुलर कैम्बियम से तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होगा, और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है इससे पिथ रेज का निर्माण होता है। तो इसका मतलब यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में कंप्लीट संरचना हमको वापस से प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि बार बार सेकेंडरी ग्रोथ होनी है और बार बार यहाँ पर फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण होना है। तो यहाँ पर फेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर बनाएगी और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर बनाएगी, और इन दोनों के बीच बीच में यहाँ पर पिथ रेज भी उपस्थित होगी। तो यहाँ जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो 3 प्रकार से होती है। इसका एग्जाम्पल होता है सूरजमुखी या सूरजमुखी, इधर यूकेलिप्टिस, अंगूर एरिस्टालोकिया, फॉर एग्जाम्पल अंगूर एरिस्टालोकिया। तो इस आधार पर ये 3 प्रकार की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। स्टूडेंट्स, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में जो स्टेम होता है उस स्टेम का डायमीटर बढ़ता है, उसकी घेरा बढ़ता है, उसकी मोटाई बढ़ती है। और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में जिस टिश्यू का निर्माण होता है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हुई है तो यहाँ पर टिश्यू भी निर्मित होगा, तो जिस टिश्यू का निर्माण होता है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में यहाँ पर सेकेंडरी टिश्यू का निर्माण होता है, और ये सेकेंडरी टिश्यू 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू और दूसरी होती है कॉर्क या पेरिडर्म, जिसे क्या बोलते हैं हम? परिचर्म। यहां पर जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बना है, ये सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू होता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है, और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर उनके बाद में जो बचती है वो बचती है परिचर्म या पेरिडर्म या कॉर्क। तो फर्स्ट देखते हैं हम सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि सभी की स्टडी अलग अलग करनी है। सेकेंडरी जाइलम, यहां जब मैंने आपको वेस्कुलर बंडल को बताया था तो इस वेस्कुलर बंडल में सेंटर की तरफ क्या उपस्थित है? जाइलम, ये कैम्बियम और ये फ्लोएम। तो यहाँ पर कंप्लीट जो वेस्कुलर कैम्बियम बनी है, क्योंकि यहाँ पर फेसिकुलर कैम्बियम ने और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ने मिलकर के वेस्कुलर कैम्बियम को बना लिया था। तो यहाँ जो वेस्कुलर कैम्बियम बनी थी उस वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की ओर क्या होता है? जाइलम, और बाहर की ओर क्या होता है? फ्लोएम। तो यहां जो कैम्बियम के अंदर की ओर सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या होती हैं? जाइलम की, जाइलम सेल्स होती हैं। और ये जाइलम कैसा होता है? सेकेंडरी प्रकार का। तो ये सेकेंडरी जाइलम की सेल्स होती हैं।
सेकेंडरी जाइलम की सेल्स में वाहिका, वाहिनिका, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। वाहिका, वाहिनिका, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा तीनों ही यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। सॉरी, चारों ही एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेकेंडरी जाइलम की ये जो चारों एलिमेंट होते हैं, ये चारों एलिमेंट मिलकर के यहाँ पर दो तंत्रों का निर्माण करते हैं। दो तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो ये दो तंत्र कौन से होते हैं? एक तो होता है अक्षीय तंत्र और दूसरा होता है अरीय तंत्र। अक्षीय तंत्र कैसा होगा? लंबवत। अक्षीय तंत्र लंबवत होता है, सॉरी अनुदैर्ध्य होता है, और अरीय तंत्र, अक्षीय तंत्र होगा अनुदैर्ध्य। इसको हम अनुदैर्ध्य तंत्र भी कह सकते हैं। इस प्रकार से मिलेगा। और जो अरीय तंत्र होगा वो कैसा होगा? सॉरी, यहां पर जो अरीय तंत्र होता है वो होता है क्षैतिज। लंबवत तो अनुदैर्ध्य हो गया, क्षैतिज। क्षैतिज इस प्रकार से, अनुदैर्ध्य इस प्रकार से, अनुदैर्ध्य कहें या लंबवत कहें। तो यहां दो तंत्रों का निर्माण होता है। यहां जो अक्षीय तंत्र होता है, इस अक्षीय तंत्र में वाहिका, वाहिनिका और जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और जाइलम फाइबर्स के साथ साथ में एक यहाँ पर जाइलम पेरेन्काइमा भी होगा। और यहां इन चारों एलिमेंट्स के साथ में रेज या रे पेरेन्काइमा भी उपस्थित होता है, जिसे रेज पेरेन्काइमा या रे पेरेन्काइमा कह सकते हैं। तो ये चारों तो उपस्थित होंगे इस जगह पर, और रेज पेरेन्काइमा उपस्थित होगा इस जगह पर। जो अक्षीय तंत्र होता है, इस अक्षीय तंत्र में जो चारों वाहिका, वाहिनिका, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा होता है, ये चारों ही चारों यहां उपस्थित होते हैं। यहां वाहिकाओं में और वाहिनिकाओं में स्थूलन पाए जाते हैं। क्योंकि ना तो पेरेन्काइमा में स्थूलन होगा और जाइलम फाइबरों में तो स्थूलन खैर होता ही होता है। फाइबर तो होते ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और धारणाएं आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ हमको मेनली किस चीज को देखना है? वाहिकाओं को और वाहिनिकाओं को। तो यहाँ पर जो स्थूलन पाया जाता है, या तो वो सोपानवत होता है या फिर गर्ती प्रकार का होता है। यहाँ पर सर्पिल स्थूलन नहीं पाया जाता। सर्पिलाकार और वलयाकार ये स्थूलन यहाँ नहीं पाया जाता है। केवल सोपानवत और गर्ती स्थूलन यहाँ पर पाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, सोपानवत कैसा होता है? इस प्रकार का। सर्पिलाकार और वलयाकार ऐसे। तो यहाँ पर केवल वाहिका और वाहिनिकाओं में सोपानवत और गर्ती स्थूलन पाया जाता है। गर्ती कैसे होता है? परिवेशित और साधारण। जो यहाँ पर फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर भी स्थूलन इतना अधिक हो जाता है। सबसे ज्यादा स्थूलन तो फाइबर्स में ही पाया जाता है, और यहाँ वाहिका और वाहिनिकाओं में सोपानवत और गर्ती स्थूलन पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में
जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, इस सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में, ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद का ही स्खलन है, तो यहां पर जो वाहिकाएं होती हैं, वाहिकाओं और वाहिनिकाओं का जो व्यास हो जाता है, वो व्यास तो हो जाता है कम और संख्या हो जाती है अधिक। पहले की तुलना में यहां व्यास घट जाता है और संख्या बढ़ जाती है, ये संख्या अधिक होगी। अक्षीय जो तंत्र होता है, ये अक्षीय तंत्र अरीय तंत्र के साथ, और अरीय तंत्र में क्या उपस्थित है, रे पैरेनकाइमा, इस रे पैरेनकाइमा की सेल्स के साथ में क्या होता है, ये संपर्क में, एक दूसरे के साथ में संपर्क में होते हैं, क्योंकि जहां भी जीवित टिश्यू प्रेजेंट है तो एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में रह करके एक स्वतंत्र जीवित ऊतक का या जीवित तंत्र का ये यहां निर्माण करती है। नेक्स्ट, यहां सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो वाहिकाएं उपस्थित होती हैं, सेकेंडरी जाइलम में जो यहां वाहिकाएं उपस्थित हैं, इस जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति के आधार पर जो उपस्थिति होती है, ये उपस्थिति कैसी होती है, विशिष्ट प्रकार की, क्योंकि यहां पर जो डाइकॉट होते हैं, इन डाइकॉट के स्टेम को 3 पार्ट में बांटा गया है, या फिर कहें कि डाइकॉट की बुड़ को, बुड़ डाइकॉट में ही मिलेगी। तो यहां पर सेकेंडरी जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति के आधार पर कि उपस्थिति किस प्रकार की मिल रही है, तो उस आधार पर यहां डाइकॉट स्टेरम की जो बुड़ होती है या सेकेंडरी जो बुड़ है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं नेक्स्ट।